Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक एंशिएंट फोकलोर के ऊपर बनी एक मूवी का जिसका नाम है द लिटिल मरमेड। मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सायरन के ऊपर बनी है, देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में एक आर्कियोलॉजिस्ट एरिक और उसकी टीम साउथ अमेरिका के एक रिमोट इलाके में एक्सक्यूवेशन का काम कर रहे होते हैं जब उनको एक एंशिएंट टेम्पल के रिमेन्स मिलते हैं। ये टेम्पल कम से कम 10,000 साल पुराना था। इस डिस्कवरी को देखकर एरिक और उसकी टीम बहुत ही ज़्यादा पुरजोश हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई तेज़ होने लगती है वहाँ के लोकल क्रुक्स आ जाते हैं और उन्हें खुदाई से रोकने की धमकी देते हैं। एरिक उनसे थोड़ा और टाइम मांगता है और उनसे वादा करता है कि अगर उन्हें कुछ भी इम्पोर्टेंट ना मिला तो वो खुदाई खुद ही रोक देंगे और लोकल टूरिज्म का डेवलपमेंट करेंगे। ऑफिसर उनकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अरेबियन सी में दो फिशरमैन फिशिंग कर रहे थे, तभी उनके ट्रैप में एक बड़ी सी क्रिएचर आ जाती है। जब वो उसको बाहर निकालते हैं तो वो देखते हैं कि वो कोई आम मछली नहीं थी बल्कि एक मरमेड थी, या फिर ये कह लें कि एक सायरन थी। अब जैसे ही एक आदमी उसके करीब जाता है और उसे देखता है, मरमेड अचानक से जाग जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नज़र आ रही थी। वो आदमी कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मरमेड की लोअर बॉडी इंसानी पैरों में बदलने लग जाती है। दूसरे आदमी ने अपनी गन निकाली, लेकिन मरमेड अपनी आवाज़ में एक ऐसा जादू करती है कि वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रात को एरिक को देखते हैं अपने दोस्त को फ़ोन करते हुए जिसका नाम एशले था। वो उससे हेल्प मांगता है। असल में उसे इस जगह में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो रही थी। वो चाहता था कि एशले भी यहाँ पर आए और ये सब देखे। फ़ोन कॉल के बाद एरिक सो जाता है और वो एक ड्रीम देखता है जिसमें वो ही एंशिएंट टेम्पल आता है और उसे एक मरमेड भी दिखाई देती है जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। अगले रोज़ सुबह एक एंटीक शॉपकीपर एरिक से मिलने आता है और उसके पास कुछ एंटीक आइटम्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे। असल में एक फॉरेन वूमेन यानी कि अरोरा ने बेची थी। शॉपकीपर चाहता है कि एरिक उनकी असली कीमत बताए। जब एरिक इन ऑब्जेक्ट्स को देखता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है। आइटम्स में एक एंशिएंट स्पेनिश क्राउन और एक 17th सेंचुरी का गोल्ड कॉइन यानी कि सोने का सिक्का भी था। एरिक समझ जाता है कि आइटम बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं, किसी बड़ी मिस्ट्री से जुड़ी हो सकती हैं। उसने शॉपकीपर से कहा अगर वो लेडी फिर से उसे मिले तो वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। अब कुछ दिनों के बाद में एक्सकवेशन के दौरान एरिक की टीम को एक स्टैचू मिलता है जो कि एक क्राउन पहने हुए था। उसके पास एक एंशिएंट सी गॉड का स्टैचू भी था। कर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब वो फैसला करता है कि वो एक्सकवेशन को और भी ज़्यादा गहरा करेगा, यानी कि समंदर के अंदर तक। अब आर्ची जो उसका असिस्टेंट था वो उसको वार्निंग देता है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा मांगेगा, लेकिन एरिक अब किसी भी हालत में इस मिस्ट्री को हल करना चाहता था। अगर ये टेम्पल समंदर के अंदर भी सबमर्ज होता तो ये डिस्कवरी वर्ल्ड फेमस हो सकती है। अब एक दिन एक लेडी शॉप में आती है और बातें करते वक्त पता चलता है कि उसका नाम ही अनोरा है। शॉपकीपर उसको बताता है कि उसके दिए गए आइटम्स बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं और एक आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें एग्जामिन भी कर रहा है। जब उसने ये सुना कि एरिक असल में एक एंशिएंट टेम्पल एक्सप्लोर कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है और एरिक से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। रात में वो एरिक और अनोरा से मिलते हैं। जैसे ही एरिक उसको देखता है वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। एरिक सरप्राइज हो गया था। उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसको सिर्फ अनोरा की खूबसूरती ही नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। खैर अब बातें करते वक्त अनोरा ने एरिक से समंदर में एक्सकवेशन के बारे में पूछा और बगैर किसी हेजिटेशन के एरिक उसे सब कुछ बताता है। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी थी उन दोनों के दरमियान भी एक नया सा रिश्ता बनने लगा था, लेकिन एरिक को ऐसा लगता है कि जैसे उसने अनोरा को कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ ये उसे याद नहीं आता। खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही एरिक सोने के लिए आंखें बंद करता है उसे एक ड्रीम आता है। एक खूबसूरत मरमेड समंदर में तैर रही थी और उसकी तरफ बढ़ रही थी।
फिर अगली सुबह एरिक ने अपने डाइविंग गियर पहने और अपनी टीम के साथ समंदर में कूद गया। जैसे ही वो काफ़ी गहराई में गया, उसने एक साया देखा जो एक मरमेड जैसा था। डर के मारे एरिक और उसकी टीम फौरन ही वापस लौट आती है। जब उसने अपने असिस्टेंट आर्ची को ये बताया तो आर्ची ने उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब वो कैमरे की फुटेजेस को चेक करते हैं तो वहाँ पर एक ब्लर सी इमेज आती है जो मरमेड जैसी ही थी। एरिक ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसने गौर से देखा, अजीब सी बात समझ में आती है। वो मरमेड किसी जानी पहचानी शक्ल जैसी थी। जब उसने ध्यान से नोटिस किया तो बिल्कुल अनोरा जैसी ही नजर आती है। जैसे ही एरिक को समझ आता है कि अनोरा और मरमेड एक जैसे हैं, वो बगैर देर किए उससे मिलने जाता है। जैसे ही उसने ये बात अनोरा को बताई, वो हंसने लगती है और कहती है, एरिक तुम मजाक कर रहे हो, है ना। अनोरा को अपनी खूबसूरती पर पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन पहली बार किसी ने उसे एक मरमेड जैसा बताया था। वो ये सुनकर काफ़ी खुश होती है। उसने एरिक को खाने के लिए भी इनवाइट किया, यानी वो ऐसा दिखा रही थी जैसे एरिक उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा हो और ये मरमेड वाली बात बिल्कुल झूठी हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक एग्जीक्यूशन साइट पर वापस आ जाता है और वहाँ पर क्रूक उसे रोक देता है। उसने कहा अब वो और ज़्यादा खुदाई नहीं करेगा। ये सुनकर एरिक गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसने क्रूक को ऑलरेडी काफ़ी पैसे दिए थे, लेकिन फिर भी उसे वहाँ से निकाला जा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को एरिक अनोरा के घर पर खाना खाने के लिए जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। जब अनोरा इस चीज़ की वजह पूछती है तो एरिक उसको सब कुछ बताता है। ये सुनकर अनोरा एक शॉकिंग बात कहती है कि मैं खुद इस जगह को ख़रीद लेती हूँ ताकि तुम्हें खुदाई ना रोकनी पड़े। एरिक ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो फ़ौरन ही उसकी ऑफ़र को मना करता है, क्योंकि वो अपना काम किसी और के पैसों से नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी अनोरा एक और बड़ा राज खोलती है कि मुझे पहली ही नज़र में तुम अच्छे लगने लगे थे और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट थी। एक अजीब सा स्पार्क उन दोनों के साथ जागने लगता है, लेकिन एरिक को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अनोरा के घर में एक समुद्री मॉन्स्टर छुपा हुआ है। खैर, अब जैसे ही एरिक सो जाता है, अनोरा चुपके से रूम से निकलती है, यानी इंटीमेट होने के बाद में, और सीधा क्रूक के घर पहुंच जाती है। पर वो अपनी हिप्नोटिक आवाज़ का इस्तेमाल करके क्रूक को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उससे खुदाई की परमिशन भी ले लेती है। अगली सुबह एक्सकवेशन साइट पर एरिक का पुराना दोस्त एशले आता है। उस दिन एक्सकवेशन के दौरान एक एंशिएंट कॉपर सील भी मिलती है। एशले ने उस पर लिखी हुई मिस्टिकल लैंग्वेज को जब ध्यान से पढ़ा तो एक शॉकिंग डिस्कवरी करता है कि ये एक डिफेंसिव मंत्र है और ये इंचेंटिंग है जो किसी भी 17वीं सेंचुरी में किसी इवल फोर्स को रोकने के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया था। फिर तभी अनोरा वहाँ आ जाती है और एरिक की तरफ देखकर एक चिलिंग सी स्माइल देती है और कहती है कि ये ज़मीन अब से हमारी है, अब तुम बगैर किसी भी रुकावट के खुदाई कर सकते हो। एशले की आंखों में एक शक नज़र आता है। वो एरिक से कहता है ये अनोरा एक मिस्टीरियस वूमेन है और एरिक तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अचानक से मौसम बदल जाता है, तेज़ बारिश होने लगती है और एक अजीब सी आवाज़ आसमान में गूंजती है। उस वक्त एरिक की टीम को टेंपल की मेन एंट्रेंस मिली थी। अब एशले सजेस्ट करता है कि बुरे मौसम की वजह से एक्सकवेशन को रोक दिया जाना चाहिए। सभी डिसाइड करते हैं कि वो पास के होटल में जाकर इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। एरिक काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहा था, लेकिन एशले चुपचाप था। उसे इन सुपरस्टिशंस पर बिलीव तो नहीं था, लेकिन वो जानता था कि दुनिया में कई ख़तरनाक राज छुपे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे अनोरा के ऊपर शक था। उसने एरिक से कहा कई एंशिएंट मिस्टिकल फिक्शंस के लोग अमीर और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हो सकता है अनोरा भी किसी ऐसे ही ग्रुप से हो, लेकिन एरिक उसकी बात इग्नोर करता है और वो बताता है कि अनोरा को ना ही पैसों से लेना देना है, ना ही किसी ख़जाने से, ना ही इस खुदाई में। वो खाली उसके लिए ऐसा कर रही है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बस इतनी सी बात है। यानी वो उसे ये बताता है कि अनोरा उससे प्यार करने लगी है। अब एशले हार मानकर अपने कमरे में चला। अब रात में एशले कूपर सील का बहुत ही ज़्यादा डीपली एग्जामिनेशन करता है। जैसे ही उसने उस पर लिखा हुआ पढ़ा, एक और बड़े राज का खुलासा होता है। सील के अंदर ये लिखा था कि अगर जलपरी किसी इंसान का खून पिए तो वो इंसानी रूप में आ सकती है। जलपरी अपनी मोहब्बत का जाल बिछाकर लोगों की सोल्स को सेक्रीफाइस करती है
और अगर इस टेम्पल की सील तोड़ दी गई तो एक एंशियंट ईवल फोर्स जाग जाएगी और उस फोर्स के जागते ही समंदर के अंदर तबाही मच जाएगी, आसमान से लाल खून की बारिश होगी। एशले ये सब पढ़कर शॉक में आ चुका था कि कहीं अरोरा भी एक जल परी तो नहीं। अगली सुबह एक्सकवेशन दोबारा से शुरू होती है और एशले एरिक से कहता है, क्या तुमने कभी पानी की चुड़ैल मतलब के मॉर्टल फॉल मैथोलॉजी के बारे में सुना है? अब एशले को यकीन हो चुका था कि अनोरा ही एक मरमेड है और वो एरिक को कहता भी है, लेकिन एरिक हंसकर उसकी बात को टाल देता है और एशले से कहता है, तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट हो या कोई हॉरर स्टोरी राइटर। इस बात पर उनका झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से एशले गुस्से में एक्सकवेशन साइट को छोड़कर एक नियर पाइंग म्यूजियम में चला जाता है। वहां पर उसको एक बहुत बड़ी डिस्कवरी मिलती है। उसने एक पुरानी फोटो देखी और उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा। उसने फोटो के अंदर एक लेडी को देखा जो बहुत बड़ी मरमेड दिखाई दे रही थी। उसके अंदर फोटो की डेट थी 1921 की और कोई आम इंसान इतने लंबे टाइम तक जवान कैसे रह सकता है। एशले इस बात पर बहुत ज्यादा हैरान हुआ था कि अनोरा ये कैसे हो सकता है। अब एशले पूरी तरह से मान चुका था कि उसका शक बिल्कुल सही है। वो बगैर देर किए एक्सकवेशन साइट की तरफ भागता है ताकि एरिक को सब कुछ सच बता सके। यानी शुरुआत में जो मरमर थी वो कोई और नहीं बल्कि यही अनोरा थी जिसने इंसानी खून पिया, जिसके बाद में वो यहाँ। अब एशले एक्सकवेशन साइट पर जा ही रहा था, लेकिन तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके सामने आता है और उसका रास्ता रोक लेता है। उस वक्त अनोरा भी वहां पहुंच गई थी। उसने एशले को घूरते हुए कहा कि एरिक और मेरे बीच में बिल्कुल मत आना। अगर तुमने इंटरफेयर किया तो इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। एशले उस वक्त समझदारी से काम लेता है और चुप रहता है, लेकिन उसके दिल में ये शक और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। जैसे ही वो वहां से जाता है, अनोरा अपने एक आदमी को ऑर्डर देती है कि इसके ऊपर नजर रखो। फिर उस रात एशले एक बेहद खौफनाक ख्वाब देखता है। वो देखता है कि अनोरा ने एरिक को हिप्नोटाइज कर दिया है और उसे बेहोश कर दिया। वो एक तीखी छुरी से उसके सीने पर हमला करती है और उसका सेक्रीफाइस कर देती है। अब वही मास्क पहना हुआ आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो उसको मारने वाला था, अचानक से एशले की आंख खुल जाती है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर ये जो अनोरा है वो इनडायरेक्टली उसे ख्वाब में आकर डरा रही थी। अगली सुबह एरिक समंदर में डाइविंग के लिए रेडी था। एशले उसे रोकने की कोशिश करता है कि ये टेम्पल एक शैतानी पावर का कैद खाना है, अगर तुमने इसे खोला तो बहुत बड़ा खतरा आएगा। लेकिन एरिक को ये बातें फजूल लगती हैं। वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका था अनोरा की खूबसूरती में। एरिक एशले की बात मानने से इनकार कर देता है। इसी वजह से एशले एक्सकवेशन साइट को छोड़ देता है और एशले अब एरिक के असिस्टेंट आर्ची को लेकर म्यूजियम जाता है। वहां उसने 1921 की वो पुरानी फोटो आर्ची को दिखाई और जैसे ही आर्ची ये दिखता है कि फोटो के अंदर जो लेडी है वो तो बिल्कुल अनोरा जैसी है, वो भी शॉक में आ जाता है। उनकी फुटेज के अंदर जो लेडी आई थी यानी कि मरमेड, और वो थी भी अनोरा जैसी ही। सबसे बड़ी ये बात थी कि उन्हें जो स्टैचू मिला था वो भी अनोरा का ही था और उसे भी यकीन हो जाता है कि अनोरा कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक मरमेड है, एक सायरन है। दूसरी तरफ एरिक बगैर किसी की बात सुनते ही समंदर में चला गया था। एशले और आर्ची जल्दी जल्दी किसी वेपन को ढूंढने लगते हैं ताकि वो एरिक को बचा सकें, लेकिन तभी एक आदमी उनके सामने आता है और पीछे से कुछ काला लिबास पहने हुए अजीब से लोग भी आ जाते हैं, जो मुझे लगता है कि उसी सायरन के यानी कि अनोरा के ही मानने वाले थे। उन्होंने एरिक और एशले की टीम के दोनों आदमियों को पकड़ लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समंदर के अंदर एरिक को वही एंशिएंट टेम्पल दिखाई देता है जो उसने ख्वाब में देखा था, यानी कि ये सच में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होने वाली थी। उसने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका एक साथी उसे खींचकर बाहर ले आता है। लेकिन एरिक जैसे ही वापस जमीन पर आता है, उसे उसका साथी ये कहता है, तुम पिछले कई घंटों से पानी के अंदर हो। लेकिन एरिक को लगता है कि जैसे अभी कुछ मिनट ही वो अंदर था। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फैसला करता है कि वो कल सुबह फिर से वहां जाएगा, क्योंकि उसे वो टेम्पल बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगा था। रात को अनोरा उसका इंतजार करती है और वो प्यार भरी मुस्कान के साथ
एरिक के पास आती है और कहती है कि एशले तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए मैंने उसे कैद कर दिया है। अनोरा एरिक को समुद्र के किनारे ले जाकर दिखाती है कि एशले और आर्ची एक फिशिंग नेट में फंसे हुए हैं। अब एरिक उसे तोड़ने लगता है ताकि उनको बचा सके, लेकिन तभी अनोरा उसके सामने आती है और बोलती है, क्या तुमने टेम्पल देख लिया? अब एरिक को समझ आ जाती है कि एशले की सारी बातें सच थीं, लेकिन अनोरा उसे फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है और कहती है, मैंने तुमसे बातें छुपाई हैं, लेकिन हमारा प्यार तो सच्चा है। लेकिन तभी एशले चिल्लाता है और कहता है, इसकी बातों में मत आना एरिक, ये एक सायरन है। तभी अनोरा गुस्से में चीख जाती है और एरिक इससे एक सवाल करता है कि जब मैंने सिर्फ वहाँ कुछ ही मिनट गुजारे तो ऊपर की दुनिया में इतने घंटे कैसे गुजरे। तब अनोरा उसे सब कुछ सच बताती है कि टेम्पल के अंदर वक्त एक तरह से अलग चलता है, यहाँ सदियाँ गुजारी जा सकती हैं, लेकिन अंदर तुमने कुछ ही महीने निकाले होते। अगर हम अंदर चले गए तो हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। वो बस उसका सेक्रीफाइस करना चाहती थी ताकि वहाँ का ईवल आज़ाद हो जाए। उसके बाद अनोरा एरिक को समंदर के अंदर ले जाने की कोशिश करती है और एरिक भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि अनोरा ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। तभी एशले और आर्ची रस्सी काटकर भाग निकलते हैं। उन्होंने उन काले लिबास वाले लोगों को ऊपर भी हमला किया और अनोरा के सारे प्लान्स में मदद करने वाले आदमियों को भी मार डाला। अब एशले अनोरा को मारने ही वाली थी, लेकिन एरिक उसके सामने आ जाता है। एरिक पूरी तरह से अनोरा के जाल में फंस चुका था। अनोरा फौरन ही एरिक का हाथ पकड़कर उसे समंदर में खींचने लगती है, लेकिन तभी आर्ची एक तीर छोड़ता है जो सीधा अनोरा और एरिक में जिस्म में जाकर लगता है। अनोरा अपनी आखिरी सांसें लेते हुए समंदर की गहराइयों में चली जाती है। तभी एरिक होश में आ जाता है। वो एशले की तरफ देखता है और उसे थैंक्स कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया। उसके आखिरी लफ्ज़ों में एक वार्निंग थी, इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दो, और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक बार अगर ये सायरन किसी के साथ रोमांस करती है तो उसके बाद में वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और उनसे आज़ादी सिर्फ एक ही तरह से हासिल हो सकती है, वो कि उस इंसान की मौत हो जाए। एशली और आर्ची फ़ौरन एक्सकेवेशन साइट पर जाते हैं। वहाँ उन्होंने एंशिएंट स्क्रिप्शंस का इस्तेमाल करके मंत्र पढ़े और टेम्पल को दोबारा से सील किया। अब सभी तरफ कुछ हल्के के लिए सन्नाटा छाता है। अगले ही दिन एशली अपना सामान बांध रहा था कि तभी शॉकिंगली अनोरा यानी कि ये मरमर्ड फिर से उसके सामने। तुम्हें क्या लगता है ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बुरी ताकतों को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर उसने एक और चीज़ कही जो एशली को हिलाकर रख देती है कि हम फिर से वापस आएंगे। दुनिया में हमेशा से कुछ ऐसे बेवकूफ़ रहे हैं जो क्यूरियोसिटी के चलते फॉरबिडन प्लेसेस को खोलते हैं, जैसे कि एरिक। जिस दिन किसी और ने इस टेम्पल को खोलने की कोशिश की, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नज़र आती है और वो आहिस्ता आहिस्ता समुद्र की गहराइयों में चली जाती है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये थी द लिटिल मरमेड फिल्म की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आई होगी। यहाँ पे जो मरमेड थी वो यहाँ आज़ाद होना चाहती थी। इसकी वजह से वो एरिक जैसे लोगों को ढूंढती थी, क्योंकि वो खुद से कभी भी अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकती थी। वो इंसान ही उन्हें आज़ाद कर सकता था, या फिर उस टेम्पल के अंदर रहने वाला ईवल। उसको टेम्पल भी नहीं कह सकते, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर शैतान का बसेरा था। ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई, देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।